आज हम एक कहानी के 3 हिस्से देखेंगे। कहानी है कि भारत जो सैकड़ों रियासतों और भाषाओं में बटा हुआ था, वो अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर कैसे खड़ा हो गया। हमारे पास द क्रूसिबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म टेक्स्ट के कुछ हिस्से हैं और इनकी मदद से हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हिस्सा है एक आइडिया कैसे बना, भारत की एक साझी पहचान कैसे गढ़ी गई। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा होगा कि उस आइडिया के लिए लड़ने का एक हथियार कैसे मिला, यानी गांधी जी की रणनीतियां जिन्होंने विरोध का तरीका ही एक तरह से बदल दिया। और फिर तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, वो चिंगारी कहां से आई जिसने सब कुछ भड़का दिया। पहला विश्व युद्ध जिसने हालात ही ऐसे बना दिए कि एक बड़े आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस आइडिया के जन्म से। तो पहला सवाल यही आता है, एक राष्ट्र वो कोई आसमान से तो टपकता नहीं है, उसे बनाया जाता है, उसे गढ़ा जाता है। तो भारत जैसी जगह पर जहां हर 100 किलोमीटर पर बोली, रिवाज सब बदल जाते हैं, वहां लोगों को ये एहसास कैसे दिलाया गया कि वो सब एक हैं? ये हम वाली भावना आई कहां से? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसका जवाब किसी एक राजनीतिक भाषण में नहीं मिलेगा। ये संस्कृति में छिपा है। राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक एहसास है, एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। और इस जुड़ाव को पैदा करने के लिए तस्वीरों, कहानियों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भारत माता की छवि। हाँ, भारत माता की वो तस्वीर तो हम सबने देखी है। एक देवी जैसी छवि है, हाथ में तिरंगा लिए हुए। इस छवि की शुरुआत तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लेखन से हुई, लेकिन इसे तस्वीर का रूप दिया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया, शांत, दिव्य, आध्यात्मिक। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कदम था। इसने, आप कह सकते हैं कि देश प्रेम को राजनीति से उठाकर भक्ति के स्तर पर पहुंचा दिया। अब देश के लिए लड़ना सिर्फ एक राजनीतिक कर्तव्य नहीं रहा, वो एक धार्मिक कर्म जैसा बन गया। लेकिन एक सवाल उठता है, ये जो माता की छवि है, जो साफ तौर पर एक हिंदू देवी जैसी दिखती है, क्या इसने दूसरे धर्मों के लोगों को, जैसे मुसलमानों को, थोड़ा अलग थलग महसूस नहीं कराया होगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये भारतीय राष्ट्रवाद की एक शुरुआती और लगातार बनी रहने वाली चुनौती थी, जहां एक तरफ इस छवि ने लाखों हिंदुओं को भावनात्मक रूप से एकजुट किया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इससे खुद को जोड़ नहीं पाया। वो इसे एक खास धार्मिक प्रतीक के तौर पर देखते थे। तो ये प्रतीक एक ही समय में जोड़ने और बांटने दोनों का काम कर रहे थे। ये इसकी जटिलता थी। तो ये तस्वीरें लोगों को एक पहचान दे रही थीं, लेकिन सिर्फ आंखों से ही नहीं, कानों से भी राष्ट्रवाद को महसूस कराया जा रहा था, है ना? मेरा मतलब है उन कहानियों और गीतों से जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। हाँ, ये दूसरा बड़ा सांस्कृतिक मोर्चा था। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर खुद घूम घूम कर लोकगीत और बच्चों की कहानियां इकट्ठा कर रहे थे। मद्रास में नटेसा शास्त्री ने द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया नाम से तमिल लोक कथाओं का एक बहुत बड़ा संग्रह प्रकाशित किया। इन सबके पीछे सोच ये थी कि ये कहानियां और गीत ही भारत की असली आत्मा है, वो संस्कृति जिसे अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी प्रभाव ने, कह सकते हैं कि, दूषित कर दिया है। ये एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटने जैसा था। ये एक तरह से सांस्कृतिक आत्मविश्वास जगाने की कोशिश थी। ये कहना कि देखो, हमारे पास भी अपना कुछ है जो बहुत कीमती है। एकदम सही। और इसी आत्मविश्वास को एक ठोस रूप देने के लिए एक प्रतीक की जरूरत थी। एक ऐसा प्रतीक जिसे हर कोई देख सके, छू सके और जिसके पीछे खड़ा हो सके। और वो प्रतीक बना झंडा। मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है, एक झंडा जो बस कपड़े का एक टुकड़ा है, वो लोगों को अपनी जान देने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? इसके पीछे मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या हो रहा होता है? देखिए, झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो एक विचार का भौतिक रूप है। जब लोग एक झंडे को उठाते हैं तो वो असल में उस विचार को उठा रहे होते हैं जिससे वो जुड़े हैं। 1921 में गांधी जी ने स्वराज ध्वज डिजाइन किया, लाल, हरा और सफेद, और जिसके बीच में एक चरखा था। ये रंग अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन असली कहानी चरखे में थी। चरखा सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वो मैनचेस्टर की मिलों में बने विदेशी कपड़े के खिलाफ एक आर्थिक हथियार था। चरखा चलाना एक राजनीतिक गतिविधि बन गया। ये कहने का एक तरीका था कि हम तुम्हारा बनाया कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम अपना देश खुद चलाएंगे। तो इन सब चीजों को मिलाकर भारत माता की तस्वीर, लोक कथाएं, स्वराज का झंडा, एक तरह से भारत के आइडिया को गढ़ा जा रहा था।
और शायद इसका एक और पहलू था, इतिहास की एक नई व्याख्या। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। अंग्रेज लगातार ये प्रचार कर रहे थे कि भारतीय पिछड़े हैं, आपस में लड़ते रहते हैं और खुद पर शासन करने के लायक नहीं है। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के गौरवशाली अतीत की बातें करनी शुरू की। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि ये वही देश है जिसने कला, विज्ञान, गणित और दर्शन में दुनिया को रास्ता दिखाया था। ये स्वर्ण युग की कल्पना लोगों में गर्व और आत्मसम्मान भरने के लिए थी। ये कहने का एक तरीका था कि हम गुलाम नहीं हैं, हम महान थे और हम फिर से महान बनेंगे। ये सारी चीजें मिलकर वो आइडिया ऑफ इंडिया बना रही थीं जिसके लिए लोग लड़ने को तैयार थे। ठीक है, तो आइडिया तैयार हो गया है, लोगों के मन में एक धुंधली ही सही पर साजी पहचान की तस्वीर बनने लगी है। लेकिन एक आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए, एक ताकतवर साम्राज्य से लड़ने के लिए एक तरीका, एक हथियार की जरूरत होती है। और यहीं पर गांधी जी की एंट्री होती है, जो पूरे खेल को बदल देते हैं। बिल्कुल। गांधी जी से पहले का जो संघर्ष था वो याचिकाओं, अर्जियों और कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था। गांधी जी ने जो हथियार दिया उसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब सिर्फ सच पर टिके रहना नहीं है। इसका असली कमाल ये नहीं था कि वो अहिंसक था। इसका असली कमाल ये था कि इसने लड़ाई को ताकत के मैदान से हटाकर नैतिकता के मैदान में ला दिया। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए, नैतिकता के मैदान में लड़ाई का क्या मतलब है? देखिए, गांधी जी ये समझ गए थे कि ब्रिटिश साम्राज्य सिर्फ अपनी फौज के दम पर नहीं बल्कि अपनी नैतिक साख के दम पर भी चलता है। वो दुनिया को दिखाते थे कि हम एक सभ्य और न्यायप्रिय ताकत हैं। सत्याग्रह ने सीधे उसी साख पर हमला किया। जब निहत्थे थे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जाती थी तो दुनिया भर के अखबारों में तस्वीरें छपती थीं। तब सवाल ये नहीं होता था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल ये होता था कि कौन सही है और कौन गलत। सत्याग्रह ने अंग्रेजों को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां वो जीत कर भी हार जाते थे। अगर वो हिंसा करते तो वो नैतिक रूप से गलत साबित होते, अगर वो कुछ न करते तो आंदोलन बढ़ता जाता। ये एक नैतिक चक्रव्यूह था। और इसी सत्याग्रह के विचार पर उन्होंने अपना पहला बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया, असहयोग आंदोलन, जिसकी नींव उनकी किताब हिंद स्वराज में मिलती है। हिंद स्वराज में गांधी जी का तर्क बड़ा सीधा और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, अंग्रेज यहाँ हमारी वजह से हैं। हमने उन्हें अपना शासक माना है, उनके स्कूल कॉलेजों में पढ़ना स्वीकार किया है, उनकी अदालतों में जाना मंजूर किया है। जिस दिन हम सहयोग करना बंद कर देंगे, ब्रिटिश राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। असहयोग आंदोलन इसी एक विचार को जमीन पर उतारने की कोशिश थी। और इसका असर भी जबरदस्त हुआ है ना? बहुत जबरदस्त। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। लेकिन सबसे बड़ी चोट अंग्रेजों के आर्थिक हितों पर पड़ी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1921 और 1922 के बीच विदेशी कपड़े का आयात लगभग आधा रह गया। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये अंग्रेजों की जेब पर सीधा हमला था। असहयोग के बाद आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इन दोनों में क्या फर्क था? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। ये फर्क बहुत अहम है। असहयोग में आप सिस्टम का हिस्सा बनने से मना कर रहे थे। स्कूल नहीं जाना, कोर्ट नहीं जाना, चुनाव का बहिष्कार करना, आप एक तरह से पीछे हट रहे थे। लेकिन सविनय अवज्ञा में आप पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि आगे बढ़कर सरकार के अधिकार को ही चुनौती दे रहे थे। आप जानबूझकर उनके अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ रहे थे। जैसे नमक कानून। बिल्कुल, नमक कानून इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गांधी जी ने नमक को क्यों चुना? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय इस्तेमाल करता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, और सरकार ने उस पर टैक्स लगा रखा था। दांडी मार्च करके और समुद्र के पानी से नमक बनाकर गांधी जी ने सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं बनाया, उन्होंने पूरे ब्रिटिश सरकार को ये संदेश दिया कि अब हम तुम्हारे बनाए हुए अन्यायपूर्ण कानूनों को नहीं मानेंगे। ये अवज्ञा थी, सिर्फ असहयोग नहीं, ये सीधी चुनौती थी। लेकिन गांधी जी की इस अहिंसा की जिद की अपनी सीमाएं भी थी। मैं चौरी चौरा की घटना के बारे में सोच रहा हूँ। एक जगह हुई हिंसा की वजह से पूरे देश में चल रहे इतने बड़े आंदोलन को अचानक रोक देना, क्या यह रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी भूल नहीं थी? कई नेता तो इससे बहुत नाराज थे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है
और उस समय भी ये सवाल जोर शोर से उठा था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई युवा नेता गांधी जी के इस फैसले से बेहद निराश और नाराज थे। उन्हें लगा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तब उसे वापस लेना एक बड़ी भूल थे। लेकिन यहाँ हमें गांधी जी के मन को समझना होगा। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों का जाना नहीं था। वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं ये भी उतना ही ज़रूरी था। उनके लिए साधन साध्य जितना ही पवित्र था। उन्हें डर था कि अगर भारत हिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत भी एक हिंसक देश ही बनेगा। वो एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी जिसका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि एक नैतिक और अहिंसक समाज का निर्माण था। इसलिए उन्होंने कड़वा घूंट पीकर भी आंदोलन वापस ले लिया। तो हमारे पास अब एक आइडिया है और लड़ने का एक तरीका भी। राष्ट्रवाद की जमीन तैयार है और उस पर आंदोलन की फसल उगाने का तरीका भी मिल गया। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस पूरे माहौल में आग लगा दे। और वो चिंगारी आई यूरोप में शुरू हुए पहले विश्व युद्ध से। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से रखा है। पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, वो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसने आकर जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी। जो गुस्सा धीमी आंच पर पक रहा था वो अचानक भड़क उठा और इसकी कई वजह थीं। सबसे पहली तो शायद आर्थिक वजह थी। हाँ, सबसे पहले और सबसे सीधी चोट आम आदमी की जेब पर पड़ी। अंग्रेजों का रक्षा खर्च आसमान छू रहा था। इस खर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत पर भारी कर्ज लाद दिए और नए टैक्स लगा दिए। इनकम टैक्स की शुरुआत भी इसी दौरान हुई। लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी महंगाई। स्रोत बताते हैं कि 1913 से 1918 के बीच यानी सिर्फ 5 सालों में चीज़ों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं। जरा सोचिए, एक गरीब किसान या मजदूर के लिए इसका क्या मतलब था। उसकी रोज की दाल रोटी की कीमत दोगुनी हो गई थी जबकि आमदनी वहीं की वहीं थी। और अंग्रेज सिर्फ पैसा ही नहीं ले रहे थे, वो लोगों को भी ले जा रहे थे। मेरा मतलब सेना में सबरन भर्ती से है। ये दूसरा बड़ा कारण था। गांव से नौजवानों को जबरदस्ती पकड़कर ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जा रहा था और उन्हें यूरोप के मोर्चों पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। हजारों भारतीय सैनिक एक ऐसी लड़ाई में मारे गए जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इससे ग्रामीण भारत में जबरदस्त गुस्सा फैला। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, प्रकृति ने भी अपना कहर बरपाया। बिल्कुल। युद्ध के ठीक बाद 1918 से 1921 के बीच भारत के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हो गई। और उसी समय इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई। अनुमान है कि इस अकाल और महामारी में 1.2 से 1.3 करोड़ भारतीय मारे गए। ये एक भयावह आंकड़ा है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार राहत पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम रही। इस घटना ने परोपकारी ब्रिटिश शासन के मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लोगों को समझ आ गया कि सरकार को उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। तो ये तो सब घरेलू मुद्दे थे। महंगाई, जबरदस्त भर्ती, अकाल, महामारी। इस पूरे गुस्से के बीच में खिलाफत का मुद्दा कैसे जुड़ गया? वो तो तुर्की के खलीफा से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय मामला था। ये एक बहुत ही अनोखा संगम था। हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था और हार गया था। अफवाहें थी कि अंग्रेज ऑटोमन सम्राट, जिन्हें दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उन पर एक बहुत अपमानजनक संधि थोपेंगे। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज हो गए। अपने खलीफा की शान बचाने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। और गांधी जी ने इसमें एक बड़ा मौका देखा। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा मौका माना जो अगले 100 सालों में भी नहीं मिलेगा। उन्होंने खिलाफत के मुद्दे को अपना पूरा समर्थन दिया और मुस्लिम नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अपने आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दें। नतीजा ये हुआ कि शहरों में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस तरह विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए घरेलू गुस्से और एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक मुद्दे ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कहानी साफ नजर आती है। सबसे पहले सांस्कृतिक प्रतीकों और इतिहास की नई व्याख्या से एक आइडिया यानी हम भारतीय हैं की भावना को गढ़ा गया। फिर गांधी जी के सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे तरीकों से उस आइडिया के लिए लड़ने का एक अनोखा हथियार मिला।
और आखिर में पहले विश्व युद्ध से पैदा हुए आर्थिक और राजनीतिक संकट ने वो चिंगारी पैदा की जिसने इस पूरे आंदोलन को भड़का दिया। बिल्कुल, ये अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक चेन रिएक्शन था। राष्ट्रवाद की भावना को एक तरीके की जरूरत थी और उस तरीके को एक चिंगारी की जरूरत थी। सभी तत्व सही समय पर एक साथ आए। सांस्कृतिक काम ने नींव बनाई, गांधी जी की रणनीतियों ने उसे दिशा दी और युद्ध ने वो हताशा पैदा की जिसने लाखों लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। ये चर्चा एक दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। हिसाब से कम जुड़ी हुई आबादी को एकजुट करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। ये आज के लिए एक सवाल खड़ा करता है, हमारी आज की इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में वो कौन से आधुनिक प्रतीक हैं जो हमें सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करते हैं? क्या वो मीम्स हैं, सोशल मीडिया हैशटैग्स हैं या कुछ और? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये नए प्रतीक हमें जोड़ रहे हैं या फिर ऐसी नई तरह की दरारें पैदा कर रहे हैं जिनकी चिंता 100 साल पहले के राष्ट्रवादियों को कभी नहीं करनी पड़ी थी? आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जाने और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम प्रोफेशनल तरीके से और आसान भाषा में समझाया जाता है। इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। एक रिज्यूम, एक वीडियो, कई मौके, रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है।